नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुशासन दिवस पर पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन का वादा। वाराणसी में सफाई अभियान को बढ़ाया आगे। सरकार की भारतीय रेलवे के निजीकरण की कोई मंशा नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा, विदेशी पैसों से होगा विकास, स्किल डेवलपमेंट पर जोर। असम हिंसा के बाद उग्रवादियों के खिलाफ अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, आतंकियों से बातचीत नहीं। झारखंड और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में जुटी बीजेपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों से बातचीत। पार्टी अध्यक्ष करेंगे अंतिम फैसला। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए मिली 4 महीने की मोहलत। डीओपीटी ने 30 अप्रैल तक बढ़ाई तारीख। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए सुशासन को जरूरी बताया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के तौर पर मना रही सरकार ने पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन मुहैया कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। और इस मौके पर प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और वहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सुशासन दिवस की शुरुआत गुरुवार सुबह सफाई अभियान के साथ हुई। रेल मंत्री सुरेश प्रभु, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री सफाई में जुटे नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाकर 90वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी और देश को सुशासन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाना है, ताकि पूरी प्रणाली को पारदर्शी और तीव्र बनाया जा सके। जनता को ये संदेश देने के अलावा उन्होंने खुद भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वच्छता अभियान का जायजा लिया और कई नामचीन हस्तियों को इसके साथ जोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का माल्यार्पण किया और इसके बाद बीएचयू में मदन मोहन मालवीय के नाम पर अध्यापक शिक्षा के लिए एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र की आधारशिला रखी। यहाँ उन्होंने महामना मालवीय की याद में राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन की शुरुआत भी की। सब कुछ ट्रेनिंग से हो सकता है और अगर हम इस प्रकार के उत्तम शिक्षकों को तैयार करें, मुझे विश्वास है दुनिया को जितनी शिक्षकों की जरूरत है ना, हम पूरे विश्व में, भारत के पास इतना बड़ा युवा धन है, लाखों की तादाद में हम शिक्षक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शिक्षा की स्थिति बेहतर करने के अलावा उन्होंने जनता को ये भी भरोसा दिलाया कि देश की लाइफलाइन माने जाने वाली रेलवे के प्रति भी उनके सरकार की प्रतिबद्धता कम नहीं है। उन्होंने रेलवे के निजीकरण की आशंकाओं को खारिज किया। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते, आप चिंता मत कीजिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने डीजल इंजन कारखाने के विस्तार की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर उन्होंने 4500 हॉर्स पावर का डीजल इंजन राष्ट्र को समर्पित किया और देश में 4 रेलवे विश्वविद्यालय बनाने का वादा भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो 2 अहम बातें हैं कि जिस तरीके से सरकार ने आज के दिन को सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाने की बात कही, इसके मायने क्या हैं समझने की कोशिश होगी। हमारे साथ अनिल बलूनी बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। लेकिन एक जो अहम बात प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कही, वो रेलवे के निजीकरण को लेकर जो तमाम खबरें आशंकाएं चल रही थी उसको लेकर कही है। उसके लिए सबसे पहले रुक करना चाहेंगे हमारे सहयोगी संवाददाता अरविंद कुमार सिंह का। अरविंद जी, रेलवे को लेकर जिस तरीके की बातें पिछले कुछ महीनों में दिखी थी और तमाम तरह की आशंकाएं थीं और अफवाहों का दौर भी चल रहा था, प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से आज खारिज कर दिया एक तरीके से। और रेलवे जिस गति के साथ बढ़ रही, यानी कि सिर्फ सरकारी वरदहस्त और सरकार के ही दिशा निर्देश पर वो विकास के पटरी पर आगे दौड़ेगी। कवीन, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर के जो सवाल है, वो जो पिछले बार जबकि टीवी सदानंद गौड़ा रेल मंत्री थे, उस समय जो रेल बजट पेश किया गया था उसमें जो है सीधा सीधा संकेत ये था कि रेलें जो है अब वो निजी निवेश की ओर बढ़ेंगी और उसके लिए काफ़ी संसाधन जुटाने के लिए कई तरह की नई योजनाएं, और खुद सदानंद गौड़ा ने भी कोशिश की थी कि निजी क्षेत्र और सक्रियता के साथ आगे आए
और तभी से जो रेलों की जो यूनियनें हैं, जो कि देश की जो ट्रेड यूनियनों में सबसे ताकतवर यूनियनें मानी जाती है, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था और प्रधानमंत्री को भी कई स्तर पर कई तरह के जो है ज्ञापन दिए गए थे। और इस बीच में जबकि सुरेश प्रभु यहाँ रेल मंत्री बन करके आए, उस समय भी उन्होंने जो इस बीच में जो कमेटियाँ बनाई हैं और जिस तरह की जो योजनाएं बनाई, उससे साफ साफ संकेत मिलने लगा था कि रेलें जो है वो निजीकरण की ओर बढ़ रही हैं और उसको लेकर के कर्मचारियों में बहुत भारी असंतोष था जी। खासतौर पर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका जो दानकुनी और सोननगर का जो खंड है, उस तरह से जो हाई स्पीड कॉरिडोर है, 50 जो है बड़े जो रेलवे स्टेशन हैं उनको निजी हाथों में सौंपने की बात है। ऐसे बहुत सारे ऐसे पक्ष रहे हैं जिनको लेकर के कर्मचारियों में बहुत आशंका थी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस दिशा में जो है खासतौर पर रेलवे के जो कर्मचारी जिनकी संख्या 14 लाख के आसपास है और एक बड़ी तादाद है जो प्रभावित करती है, तो उनको इन्होंने संकेत दिया है कि जो ऑपरेशन है खासतौर पर रेलों का संचालन वो निजी हाथ में नहीं दिया जाएगा और कई आशंकाओं से उन्होंने एक तरह से मुक्त करने की कोशिश अरविंद जी, की। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और अपडेट के लिए आपका। और रुक करेंगे अब बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी साहब का। अनिल जी, जिस तरीके से सुशासन दिवस या मैं कहूँ गुड गवर्नेंस डे के तौर पर बीजेपी ने घोषणा की और एक जिस खबर की चर्चा की हमने सहयोगी के साथ, रेलवे के निजीकरण को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं थी, उसका भी आज एक तरीके से निराकरण कर दिया प्रधानमंत्री महोदय ने। असल में गुड गवर्नेंस को लेकर तरह तरह के कॉन्सेप्ट हैं। आपकी पार्टी और आपकी सरकार की नज़र में इस शब्द के क्या मायने हैं? देखिए कविन जी, हमारा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि इस देश की जो जनता है, जो इस देश के नागरिक हैं, जो इस देश के गरीब लोग हैं, जो इस देश के मजबूर लोग हैं, उन सबको सरकार की तरफ से एक अच्छा शासन मिले, जो उनका अधिकार है वो उनको प्राप्त हो, उसके लिए हम लोगों को लगातार प्रयास करना। आज तक क्या होता था कि सरकार में आम लोग सरकार का कामकाज कोई नहीं समझ पाते थे और ना ही जो सरकार के जो फैसले थे वो आम जनता तक पहुंच पाते थे। इतना बीच में इंस्पेक्टर राज था, इतना बीच में चीज़ें थी कि उस कारण कभी भी सरकार की योजनाएं, सरकार का मैसेज कभी जनता तक नहीं जाता था। हम लोगों की जब से सरकार आई है, हमने पहली बार कोशिश की कि एक अच्छी गवर्नेंस पूरे देश को दें, पूरे देश को एक अच्छा सुशासन दे, उसके लिए हमने प्रयास करना शुरू किया। और निश्चित तौर पे आप मानिए, जब से हमने पिछले 6-7 महीनों से सरकार आई है, सरकार का जो अधिकारी है या सरकार जो अमला है, पूरा सरकारी अमला, उसने अपनी सोच को बदला है। वो पूरी सोच पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है और अब जनता के लिए जनतान्मुख कार्यों में पूरा सरकारी कामकाज लग गया है। अनिल जी, आप कह रहे हैं सोच को बदला है, लेकिन मैसेज जा रहा है। अब आज देखिए, मैं माफी चाह रहा हूं, आपको काट रहा हूं कि जो आपने कहा कि सोच को बदला है, लेकिन इसी 6 से 7 महीने के दरमियान 2 बड़ी बातें आपकी सरकार पर आई हैं आरोप के तौर पर। पहला ये कि गुड गवर्नेंस को महज एक प्रचार के उस शब्द के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो देखने में बहुत सुंदर जरूर दिखता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से खोखला सा दिखता है। और दूसरा ये कि इस सरकार की नीतियां और पिछली सरकार की नीतियों में कोई बहुत चमत्कारिक नए फैसले नहीं लिए गए हैं जिससे ये कहा जाए कि सरकार गुड गवर्नेंस के उस शब्द को या फिर नारे को अमली जामा पहनाती हुई नजर आ रही है। कविन जी देखिए, अब मैं एक छोटा सा आपको चीज बोलता हूँ। आप देखिए कि कुछ ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम बदलना पड़ता है, एक मैसेज होता है। मोदी जी आए देश के अंदर हर चीज अपने आप बदलनी शुरू हो गई है। ऐसा नहीं कि हमने कोई सारा सिस्टम बदल डाला हो, लेकिन उसी सिस्टम से हमने उसी पूरे जो आपका सरकारी अमला है उसी से उसकी मन को बदल दिया है। आप देखिए, मैं अक्सर देखता था कि जब लंच का टाइम होता था तो दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास जिस प्रकार से पूरे तामझाम लगा रहता था, जिस तरह से पूरे लॉन भरे रहते थे, आप देखते रहे चने लोग खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद देखिए ना, हमारे एमपी 9:30 बजे बैठक में पहुंचते हैं, सारे अधिकारी टाइम पे पहुंच रहे हैं, कर्मचारी टाइम पे पहुंच रहे हैं। एक मैसेज होता है। आपने कहा कि कुछ बदला नहीं, सिर्फ एक मैसेज से मात्र मोदी जी के, कि मोदी जी समय पे पहुंचते हैं, मोदी जी समय पे काम करते हैं, एक मैसेज से पूरा सिस्टम चेंज हो गया है।
तो सिर्फ उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। सबको समझ आ गया है कि ये सरकार है, ये सरकार जनता के लिए काम करने वाली सरकार है, ये सरकार बोलने वाली नहीं काम करने वाली सरकार है। पूरा सिस्टम बदल गया है। आप देखिए आज हर आदमी गवर्नेंस की बात करने लग गया है। अभी मैं आपसे पहले जम्मू कश्मीर की एक डिबेट में बैठा था, वहाँ लोग गवर्नेंस की सारी पार्टियां, जितनी पार्टियां गवर्नेंस की बात कर रहे थे कि लोगों को आराम पहुंचाना है और विकास की बात होने लग गई है। चारों तरफ विकास की बात होने, विकास एक बहुत बड़ा एजेंडा बन गया है। अब विकास किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो का पहला हिस्सा बन गया। तो मेरा ये कहना है कि उसके लिए सारा सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं है। एक मैसेज, मोदी जी का एक मैसेज और उसके बाद सारा बदल गया। आज गुड गवर्नेंस डे हमने मनाया है। हमारी नज़र में अटल जी हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। अटल जी देखिए इतना लंबा राजनीतिक जीवन और इतनी स्वच्छता और इतना शुचिता, उनके जन्मदिन के दिन हमने आज सुशासन दिवस शुरू किया है और निश्चित तौर पे पूरे देश के अंदर फर्क पड़ रहा है। आज हमारे हर एमपी अपने इलाकों में है, झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता कर रहा है, साथ ही अपने इलाकों में तरह तरह के कामों को देख रहा है, जनता की समस्याओं को दूर कर रहा है। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अधिकारियों के बीच या कर्मचारियों के बीच समय की पाबंदी दिख रही है। काम को लेकर मैं कहूं कि आप उसे कह रहे हैं कि असर, मैं कहूं कि एक फियर फैक्टर के तौर पर भी है। लेकिन मैं फिर उसी सवाल पर वापस लौटता हूं, नीतियों के आधार पर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि उस जनता को चाहिए एक गवर्नेंस के लिहाज से, उन योजनाओं को हकीकत में उसके लाभ के लिहाज से, क्या उस दिशा में पिछले आपकी सरकार के इस कार्यकाल में कुछ तेजी के साथ कुछ बड़े बदलाव पिछली सरकार से आप कहना चाहेंगे, क्या है वो? देखिए कविन जी, अभी हमने जिस तरह से काम शुरू किया, हमें कुछ समय की जरूरत है। असली में क्या है कि लोगों की एकदम बहुत तेजी से अपेक्षा रहती है, लेकिन हम लोगों ने काम शुरू किया। हमने जनता को, आप देखिए कितने सारे कानूनों की हमने लिस्ट बनाई है। जो कानून सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए रह गए थे, जिन कानून की आवश्यकता नहीं थी। एक छोटी सी बात मैं आपको कहता हूँ, अटेस्टेशन वाला एक बहुत छोटा सा मामला है, लेकिन हर आदमी घूमता रहता था अटेस्ट कराने को लेकर। आप शायद इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन छोटे ग्रामीण इलाकों में सिर्फ एक अटेस्ट कराने के लिए एक गस्टेड ऑफिसर सुबह शाम तक आदमी घूमता था उस, है ना। इसी प्रकार से जितने कानून हैं, हमने कई सैकड़ों कानूनों की लिस्ट बनाई है जिन कानूनों को हम खत्म करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस तरीके से हमने शासन को, सुशासन को जनता के बीच में ले जाने की कोशिश की है और अच्छी चीजें कुछ दिनों के बाद और चीज सामने आएगी। हम कुछ समय आप देखिएगा, ये सरकार एक ऐतिहासिक सरकार होगी जो इतने बड़े बड़े काम करेगी कि हिंदुस्तान की शक्ल बदलेगी। आप देखिएगा, कुछ समय इंतजार कीजिए, आप निश्चित तौर पर पूरे देश की शक्ल बदलने वाली है। चले अनिल जी, उम्मीद करते हैं क्योंकि शब्द या नारे महज आचार विचार या फिर बोलचाल में न रहें, हकीकत में उनका असर हो और वो अमल में दिखें, ये जरूरी है। बहुत शुक्रिया इस मसले पर बातचीत करने के लिए। कविन जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा। जी संक्षेप में। नहीं देखिए कविन जी, देखिए ये सरकार, मैं आपको बता दूं, ये मोदी जी की सरकार कहने वाली सरकार नहीं है, सिर्फ बोलने वाली सरकार, नारों की सरकार नहीं है। आज तक देश के अंदर बहुत सारे नारे लगाए गए। जनता पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री बनाया है जिसके ऊपर जनता विश्वास कर रही है। कुछ समय पहले तक लोगों का राजनेताओं के प्रति दृष्टिकोण बदल गया था, लेकिन मोदी जी ने जिस दिन भारतीय संसद पे माथा टिकाया, उस दिन लोगों की श्रद्धा आप देखते हैं क्या बढ़ गई। और मोदी जी एक मिशन को लेकर आए, इस देश को एक नई दिशा देने के लिए ले आए, इस देश को एक नया, ये सिर्फ नारे और भाषण के लिए नहीं कह रहा हूं, आप देखिएगा हम लोग खुद अपने पे अप्लाई किए मोदी जी की सब चीजों को। अनिल जी, यही इस देश को एक नया देश बनाना चाहते हैं। खुशी की बात भी है और यही सबसे बड़ी, मैं कहूं, आपके लिए कर्तव्य की बात भी होगी कि इससे कैसे जनता की उम्मीदों को पूरा करते हुए उस भरोसे को आप कायम रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। और यह थी हमारी पहली खबर। और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती है और इसके लिए वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के साथ बात कर रही है। मौके की नज़ाकत के चलते पार्टी विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से इस बारे में अंतिम फैसला लेने की गुजारिश की है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की संभावना तलाशने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली गुरुवार को जम्मू पहुंचे। उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर उनकी राय ली। अरुण जेटली के साथ पार्टी महासचिव राम माधव और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। सरकार बननी चाहिए और इतनी बड़ी मात्रा में सबसे अधिक वोट और पहली बार सबसे अधिक पॉपुलर वोट भारतीय जनता पार्टी को जम्मू और कश्मीर में मिला है।
देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और उसके ऑप्शंस जो है देखी जाएगी। दिल्ली में क्या हुआ हमारे ध्यान में नहीं है, लेकिन पक्के तौर पर जो है सरकार एक स्टेबल गवर्नमेंट बने उसके लिए सारी तैयारी हो रही है। बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों तैयार हैं, लेकिन जहां पीडीपी अपना मुख्यमंत्री रखना चाहती है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी के नेतृत्व में सरकार से कोई आपत्ति नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली आकर बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात में इस बारे में रजामंदी के भी संकेत दिए। बीजेपी का कहना है कि संभावित गठबंधन पर अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष अमित शाह लेंगे। इस राजनीतिक परिस्थिति में सरकार बनाने का जो एक प्रश्न है उस पे पार्टी क्या भूमिका निभाएगी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करें और नेतृत्व का विषय भी केंद्रीय नेतृत्व तय करे। This place needs massive investment, and PDP or NC is not in a position to create out of thin air any investment. That will have to come from Delhi. नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 विधायकों का समर्थन मिलने पर बीजेपी को पीपल्स कॉन्फ्रेंस के 2 विधायकों के अलावा 3 और विधायकों के समर्थन की दरकार होगी, क्योंकि 87 विधायकों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी के 25 विधायक हैं। ऐसा होने पर पीडीपी के पास विपक्ष में बैठने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए उसके पास आवश्यक संख्या नहीं होगी। बीजेपी भी यह समझती है कि जम्मू कश्मीर में भविष्य की किसी भी सरकार में पीडीपी के होने से उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होगी। इसीलिए वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन का संकेत देकर पीडीपी पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। यह वैसी ही स्थिति है जैसे महाराष्ट्र में उसने शरद पवार के समर्थन के ऐलान का उपयोग शिवसेना पर दबाव बनाने के लिए किया था। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने असम हिंसा को सुनियोजित आतंकी साजिश करार दिया है और इससे निपटने के लिए उन्होंने सख्त नीति के साथ साथ भूटान से भी मदद लेने की बात कही। हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। असम में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने NDFBS के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि ऐसे सुनियोजित आतंक के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति बनाई जाएगी। गृह मंत्री ने इसे हिंसा की सामान्य घटना नहीं बल्कि सुनियोजित आतंकी कार्रवाई बताया। मैंने कह दिया ना कि ऐसे आतंकवादी संगठन से बात नहीं होगी, लेकिन ऐसी वारदात करने वाले लोगों के साथ कोई भी डायलॉग नहीं होगा। गृह मंत्री ने विदेश मंत्री से बात कर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन NDFBS पर लगाम लगाने के लिए भूटान की मदद लेने की अपील की है। इस बीच कांग्रेस ने भी असम में हिंसा से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाने की मांग की है। विजिट के बाद केंद्रीय मंत्री वापस आके एक नेशनल काउंटर टेररिज्म एक पॉलिसी बनाएंगे, एक सेंटर खोलेंगे, जिससे हम आगे बढ़ के जो हमारा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है उस पर हम ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। और खास करके NDFB संगठन के साथ जो इन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात कही है उसका मैं समर्थन करता हूं। हिंसा प्रभावित कई इलाकों में कर्फ्यू जारी है। सेना और पुलिस हालात को काबू करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के मुख्यमंत्री की मांग को मानते हुए NIA से जांच का भरोसा दिलाया है। साथ ही राज्य में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के खिलाफ पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना का साझा अभियान शुरू करने की बात भी कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 4 महीने की मोहलत मिल गई है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT ने इसकी तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही चल संपत्ति से जुड़े ब्यौरे को जमा करने के लिए बने प्रारूप को भी संशोधित किया गया है, जिसकी अधिसूचना बाद में जारी होगी। लोकपाल नियमों के तहत ग्रुप A, B और C कैटेगरी के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर साल देना है और इसके तहत नकदी, बैंक में जमा राशि, म्यूचुअल फंड्स और कंपनियों में निवेश के अलावा बीमा पॉलिसी, भविष्य निधि, पर्सनल लोन की जानकारी देना शामिल है। कर्मचारी को किसी व्यक्ति या संस्था को दिया गया एडवांस का ब्यौरा भी देना होगा। कर्मचारियों को अपनी पत्नी और आश्रित बच्चों की गाड़ियों के अलावा ज्वेलरी का भी ब्यौरा देना है। इस साल ब्यौरा देने की मियाद 15 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर बाद में 31 दिसंबर किया गया और अब इसे 4 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। आपदाग्रस्त इलाकों में लोगों को अब वक्त रहते ही इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। मौसम विभाग ने इसके लिए देश भर में आज से SMS सेवा की शुरुआत की है। SMS के जरिए लोगों को आपदा से बचाव के तरीकों की जानकारी भी मिलेगी।
भारतीय मौसम विभाग ने कुदरत के कहर की आशंका के चलते लोगों को आगाह करने के लिए गुरुवार को एसएमएस सेवा की शुरुआत की। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम भवन में इस सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आम लोगों तक सूचना के साथ आपदा से बचाव के तरीके भी एसएमएस के जरिए बताए जाएंगे। कोई भी डिजास्टर आने वाला है, उसकी सूचना टेक्स्ट के माध्यम से पहुंचाना, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में डिटेल में शिक्षित करना, ताकि हम खाली सूचना ही ना पहुंचाने की स्थिति में हो, सूचना के साथ साथ उस सूचना का उपयोग कैसे करना। शुरुआत में ये संदेश सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से लेकर स्कूलों के प्रिंसिपल को भेजे जाएंगे। आम लोग मौसम विभाग की वेबसाइट पर अपना फोन नंबर रजिस्टर कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक ये डिजिटल इंडिया मिशन के तहत पहल की गई है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके डिजिटल इंडिया के अपने स्वप्न को साकार करते हुए हम इसको एक एक करके पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्डर्स हैं उन तक और उसके बाद हर देशवासी तक धीरे धीरे ये जानकारी पहुंचे एसएमएस के माध्यम से। मौसम विभाग की कोशिश है कि वो मौसम के पूर्वानुमान से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए वो आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दे रहा है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। देश भर में लगाए जा रहे 4G मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन चिंता का सबब बनता जा रहा है। मोबाइल ऑपरेटर मौजूदा विकिरण नियमन नीति के लचीलेपन का फायदा उठा रहे हैं और धड़ल्ले से टावर लगाते जा रहे हैं और इससे पर्यावरण को खासा नुकसान हो रहा है। भारत में मोबाइल फोन और टेलीकॉम टावर काफी तेजी से बढ़े हैं। हर दूसरे शख्स के पास मोबाइल फोन है। देश में 90 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हैं। संचार सेवा मुहैया कराने के लिए देश में करीब 7.5 लाख मोबाइल टावर हैं। मोबाइल सेवा का संचालन कमजोर नियमन के साथ हो रहा है। 4G टावरों से खतरनाक विकिरण निकल रहे हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। ये टावर मोबाइल विकिरण नियमन नीति के दायरे में भी नहीं आते हैं। That is the Indian towers radiate at only 1/10 of the power that the towers in USA or Europe radiate at. भारत के मौजूदा मोबाइल विकिरण नियमन नीति के दायरे में 4G टावर नहीं आते। नीति की खामियों का लाभ उठाकर मोबाइल ऑपरेटर धड़ल्ले से टावर लगा रहे हैं। 2013 में मोबाइल विकिरण पर अंतर मंत्रालयीय समिति ने पाया कि माइक्रोवेव रेडिएशन का उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि रेडिएशन से शरीर के तापमान में इजाफा हो रहा है। कम आवृत्ति के विकिरण और मोबाइल हैंडसेट से जलन और सिर की सतह पर झुनझुनी जैसी समस्याएं आ रही हैं। इससे नींद और एकाग्रता में कमी के साथ ही याददाश्त पर भी असर पड़ रहा है। विकिरण का पाचन तंत्र और हृदय पर भी असर पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेलफोन टावर की वजह से तितलियां, मधुमक्खियां, कीड़े और गौरैये लुप्त होने लगे हैं। There is a lot of public interest litigation has been filed in various high courts all across the country, and the Supreme Court has consolidated these and is hearing petitions on the safety of the electromagnetic frequencies because the Rajasthan High Court had ordered that the tower should be removed from near residential premises and school premises. नीतिगत ढांचे के अभाव में कई कार्यकर्ताओं ने राजस्थान और केरल जैसे राज्यों में कोर्ट की शरण ली है। दोनों राज्यों के हाई कोर्ट ने मोबाइल ऑपरेटरों से टावर हटाने को कहा है। ऑपरेटरों ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जहां मामला लंबित है। रविंद्र श्योरान के साथ राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की जिंदगी अब और बेहतर हो सकेगी। विज्ञान की नई तकनीक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की मदद से शारीरिक रूप से अक्षम लोग भी अब अपने कमजोर अंगों का इस्तेमाल कर सकेंगे। दरअसल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक कृत्रिम अंग की तरह काम करता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक उन लाखों लोगों की जिंदगी में वरदान साबित होने वाली है जिनके शारीरिक अंग किसी न किसी वजह से अपंगता का शिकार हो चुके हैं। ये तकनीक ब्रेन को एक डिवाइस से जोड़ इलेक्ट्रोड्स के जरिए सिग्नल भेजती है, जिससे लकवाग्रस्त लोग भी बिना हाथ पांव चलाए किताब लिख सकते हैं और व्हीलचेयर संभाल सकते हैं। You can see here now this mask is trying to mimic my facial expression. On the right hand side here, the panel, we can adjust which of the facial expressions we want to capture. So we can adjust the sensitivity.
So when I'm moving my head up and down, you can see that it is moving up and down, left, right. ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक ने मस्तिष्क में खराब हो चुके तंत्रिका तंत्र की वजह से लाचार लोगों की जिंदगी में नई उम्मीद पैदा की है। अभी इसका इस्तेमाल खास तरह के संचार तक सीमित है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि तकनीक के विस्तार से इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है। Patients who have a progressive neurological problem, so that we identify the need of BCI early. Even if they get completely disabled or they have no control over their muscles, if trained early, in those cases also it is quite successful. यही नहीं, ब्रेन मैपिंग तकनीक के विकास ने डिमेंशिया, एल्जाइमर और पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारी के रोगियों के मन में भी स्वस्थ होने की उम्मीदें पैदा की हैं। स्मृति रस्तोगी, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। चर्च और क्रिसमस ट्री को विशेष तरीके से सजाया गया है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। आइए देखते हैं दुनिया भर में मनाए जा रहे क्रिसमस की खास झलकियां। रंग बिरंगे बल्बों से रोशन गिरजाघरों में रात के 12 बजते ही विशेष प्रार्थना शुरू हो गई। भोपाल, पुणे, बेंगलोर समेत पूरे देश में क्रिसमस की रौनक है। सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, मोमबत्तियों की चमक, घंटियों और घंटों की खनक और कैरल से क्रिसमस मनाया जा रहा है। My message for the poor people, or for all over the world, I want that please be happy and always keep smiling and keep shining, always be positive. ईसाई समुदाय के साथ दूसरे धर्म के लोग भी दुनिया भर में मनाए जा रहे क्रिसमस के जश्न में हिस्सा ले रहे हैं। रोम, रूस, स्पेन, क्यूबा समेत सभी देशों में क्रिसमस पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के प्रेम और सेवा का संदेश पूरी दुनिया में गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। दिल्ली के राजौरी गार्डन में 23 दिसंबर को महिला डॉक्टर पर तेजाब हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पूछताछ के लिए 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। महिला डॉक्टर का इलाज अब दिल्ली के एम्स अस्पताल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आपसी नोकझोंक में आरपीएफ के 3 जवान की मौत हो गई। ड्यूटी पर तैनात दूसरे जवानों के मुताबिक तीनों जवानों ने एक दूसरे पर कई राउंड गोलियां चलाईं। इस गोलीबारी में तीनों जवानों की मौत हो गई। माओवादियों ने झारखंड के चतरा जिला में आज पुलिस दस्ते पर हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिस वाले की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घायलों को हजारीबाग के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावरों की तलाश में पुलिस ने तलाशी अभियान छेड़ रखा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में बीएसएफ की सीमा चौकी के पास आज सुबह आईईडी विस्फोट हुआ। राहत की बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। 21 दिसंबर को इम्फाल शहर में भी बम धमाका हुआ था। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल हुए थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आज से दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में देश भर में 50,000 किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 14,000 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आज 64वां जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज से 6ठा स्ट्रीट फूड फेस्टिवल शुरू हो गया। ये फेस्टिवल नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया ने आयोजित किया है। इसमें 25 राज्यों से लगाए गए 200 स्टॉल में खाने पीने के शौकीनों के लिए कई तरह के लजीज व्यंजन रखे गए हैं।